नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगुणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। इस बार का नागपुर प्रवास पेरेंटिंग के लिए है और पेरेंटिंग नाम तो पेरेंटिंग है, लेकिन स्वाध्याय का अभाव है, इसलिए सिखानी पड़ रही है। मेरी पहली प्रेरणा यही होगी कि सभी लोग चारों अनियों का स्वाध्याय करें। यदि स्वाध्याय करेंगे तो ये सिखाना नहीं पड़े। लेकिन पूजनीय पंडित साहब ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी साहब, जिनका जीवन पथ दर्शन यहाँ पर भी है, इस सब कीड़े मेरे ऊपर आएंगे भैया। तुमने सारी लाइट बंद करके मेरे ऊपर लाइट जलाई है ना। वो यहाँ अपने विभाग में भी है, बिक्री विभाग में, जीवन पथ दर्शन। मैं तो ज़रूर चाहूँगा हर व्यक्ति के हाथ में हो और ज़रूर पढ़ें। उनमें से कुछ चैप्टर समझ लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आज की तारीख में स्वाध्याय नहीं है, और उस स्वाध्याय नहीं होने से हम गाइडेड तो हैं, एनवायरनमेंट कह लीजिए, हम उससे गाइडेड हैं। आज की तारीख में जो हम देखते हैं उससे हम प्रभावित होते हैं। जो कुछ हमें दिखता है उसे हम सही मान लेते हैं, आदर्श मान लेते हैं, सुख का साधन मान लेते हैं। मेरी इच्छा तो यह है कि हम सब मिलकर के बहुत जम के डिस्कस करें। जैसे पार्लियामेंट होता है, वहाँ डिस्कस होते हैं सब्जेक्ट, ऐसे हमारे बीच में सब्जेक्ट डिस्कस होने चाहिए। इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप डिस्कस करें, मैं कुछ बिंदु आपके बीच में रख रहा हूँ, आप उनका विचार करें। सबको पसंद आएगी मेरी बात ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बड़ी दुर्लभ है बात। लेकिन यदि मोक्षगामी जीवों को तो पसंद आएगी, जिन्हें स्ट्रेस नहीं चाहिए। आज की तारीख में जो कुछ हम सीख रहे हैं वो टेलीविज़न से, मोबाइल से, इंटरनेट से सीख रहे हैं, और उसका फल ये हो रहा है कि दिनों दिन तनाव बढ़ रहा है, तलाक हो रहे हैं, हर व्यक्ति परेशान है, कह नहीं पाता है लेकिन सोचता है। क्योंकि दूसरों के जीवन में घटनाएं देखते तो अपने में लगता है कि कहीं ऐसा अपने यहाँ ना हो जाए, कहीं हमारे बच्चों के तलाक नहीं हो जाए, कहीं हमारी बेटी परेशान नहीं हो, कहीं हमारा बेटा परेशान नहीं हो। लेकिन हम बहुत डेप्थ तक नहीं जाते हैं उनके सॉल्यूशन के लिए। फिर ये सोचते चलो सारी दुनिया में ऐसे ही चल रहा है, तलाक हो गया तो क्या हुआ। जैसे एक समय बहुत बुरा मानते थे कि अपनी बच्ची किसी अन्य जाति के लड़के के साथ चली जाए तो छोड़ो, सड़क पर घूमती भी मिल जाए ना लड़के के साथ तो बहुत बुरा माना जाता था। लेकिन आज की तारीख में कहना भी अच्छा नहीं लगता कि जितने गलत तरीके से घूमते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, मोटरसाइकिल पर चलते दिखाई दे जाते हैं, बगीचों में बैठे मिल जाते हैं, बिल्कुल सरेआम घूम रहे हैं। इसका मतलब है माँ बाप ने सोच लिया, बिल्कुल ठीक है। कई बार ऐसा तब बहुत दुख लगता है जब मम्मी पापा ये कहते हैं अरे लड़की अपने आप शादी कर ले तो और अच्छा, हमारी झंझट खत्म, ना दहेज देना पड़े, न लड़का ढूंढना पड़े, न झिकझिक करनी पड़े, वो अपने आप भाग जाए, बस खत्म। मैं क्या कहूँ इस मामले में, मैंने एक समय का बदलाव है वो अपन महसूस कर रहे हैं। आइए मैं गाइडिंग करने की कोशिश करता हूँ। दोपहर में मैंने इसका प्रसंग प्रारंभ किया था, उससे आगे की चर्चा अभी लेना है मुझे। माता पिता की आज्ञा से जिनाम नाय के अनुरूप
माता पिता पंच परमेष्ठी और पंचों की साक्षी में जो विवाह होगा, उस विवाह की चर्चा तक अपनी चर्चा समझ लो हो गई। बस इतने ही चलने दो, जो होगा तो ठीक है, वीडियो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, निराबाद बातें हों अब थोड़ी सी। अभी इस चर्चा को लेना चाहता हूँ। मैं ब्रह्मचारी हूँ हालांकि, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ। स्ट्रेस का मूल कारण, एक बहुत अच्छे शब्दों में कहूँ, एक ही शब्द में, तो वह है आज की तारीख के हमारे बच्चे बहुत पढ़ लिख करके पलायनवादी हो रहे हैं। और पलायनवाद विश्व की समस्त पीड़ाओं का आधार है, समस्त पीड़ाओं का कारण है। पलायनवाद क्या होता है, इसको हम ऐसे समझें, जैसे आजकल शादी भी हो गई ना, तो बच्चे नहीं चाहते, बड़ी मुश्किल से चाहा तो एक आध बच्चा, ये पलायनवाद की निशानी है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक जाति विशेष की संख्या आज़ादी के बाद से दोगुनी तिगुनी हो गई और जैनियों की संख्या आज की तारीख में घटती जा रही है। बच्चियों की संख्या घट रही है, जैसे तैसे कुछ बच्चियाँ हैं तो इंटरकास्ट में चली जाएंगी, लव अफेयर करके शादी करके चली जाएंगी, इधर उधर चली जाएंगी। हमारे घर में अजैन बच्चियाँ आएंगी। अब जैनत्व के संस्कार की चिंता किसे है? जैन धर्म के संस्कार का क्या होगा? आज आप जाकर के देखिए, संख्या घटती चली जा रही। पूरे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में हम पहले पॉइंट सब मिला कर हो, दिगंबर, श्वेतांबर और तारण समाज, सभी लोग मिलकर के 20 पंथी 13 पंथी जितने भी, वो सब मिला कर, माने महावीर भगवान को मानने वाले सारे अनुयायियों की संख्या 0.4 थी, आज 0.3 है। मैंने संख्या घटी है। मैं इस पर ज़्यादा उधर से नहीं जाना चाहता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें एक लॉस है। घर में एक ही बच्चा पसंद किया जाता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉस बताना है मुझे। संस्कृति, वो क्या कहना, समाज की सामूहिक पॉपुलेशन, उससे मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना, आज की तारीख में आप जब कभी पुराण पढ़ो, सुकुमाल चरित्र, सुकौशल चरित्र, आपने देखा है माँ को अपना बेटा इतना प्रिय था कि उसने मुनिराजों को तक दर्शन से बाध्य कर दिया कि मुनिराजों को दर्शन तक ना मिले। समझ गए होंगे मेरा इशारा? कल्पना करो, जिनके घर में एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा है, वो माँ बाप कब सोचेंगे कि मेरा बच्चा ब्रह्मचारी हो जाए? कब सोचेंगे कि मेरा बच्चा मुनिराज बन जाए? वे कब सोचेंगे कि ये आर्य का बन जाए? वे कब सोचेंगे ये बात? यदि वो बच्चा जाते हुए दिखाई देगा ना मंदिर पाठशाला, तो पति पत्नी में झगड़ा होता है, और भेज दो मंदिरों से, धर्म में निकाल दो। अपना क्या होगा बुढ़ापे का? बुढ़ापे में अपने को कौन सेवा करेगा? समझ गए मेरा इशारा? अब मेरी बात सुनने में थोड़ी बुरी लगेगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ चारों तरफ माँ बाप बच्चे के प्रति इतने आसक्त होते हैं कि धर्म में नहीं लगाना चाहते। मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं, जब बच्चा बिगड़ जाता है, इकलौता बच्चा होता है तो लाडला होता है, लाडला होता है तो बिगड़ जाता है। वो बिगड़ जाने के बाद की घटना सुना रहा हूँ। एक लड़का MSc विदिशा में, और रंग ढंग ठीक नहीं, तो उसके पेरेंट्स मेरे पास 20 साल पहले आए कि पंडित जी ये थोड़ा सुधर जाए। अब संयोग से वो प्रवचन में आया तो सुधर गया। सुधर गया तो इतना ज़्यादा सुधर गया कि वो मेरे साथ ही जाने लगा। ब्रह्मचर्य की भावना होने लगी उसकी। तो अब पेरेंट्स ने बाधा डालना शुरू करी, नाना प्रकार से दबाव डालने की कोशिश करी वो ना जाए। तो हमको ऐसे तो ले नहीं जा रहे, कोई किडनैप तो कर नहीं रहे। बिल्कुल मत जाओ, आप घर में मम्मी पापा की सेवा करो, अच्छे से रहो, कोई दिक्कत नहीं, धर्म आराधना करते रहो। लेकिन अब वो बात बताना चाह रहा हूँ, वो बच्चा आज मेंटली टोटली डिस्टर्ब हो गया। शादी भी नहीं हुई, हमारे पास भी नहीं आने दिया, इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया है कि अभी 10 लक्षण पर्व में मंदिर तक नहीं आया।
घर के अंदर ही जानो क्या करता रहता, पता नहीं क्या करता रहता। और पिताजी अब कह रहे हैं मैं 50 लाख देने तैयार हूँ आपको, मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ। तो मैंने कहा भाई हमने पहले कहा था, अब बच्चे को समझो, बच्चे की भावना समझो। तो बोले मैंने आपको इतना सुधारने के लिए थोड़ी कहा था आपने तो इतना ज़्यादा सुधार दिया। मैंने तो इतना सुधारने के लिए कहा था मंदिर जाए ताकि शादी हो जाए। मैंने परिस्थिति ऐसे बिगड़ जाती है। तब से मेरे दिमाग में आई कि जिनकी एक ही बच्चा होता है उनकी मेंटलिटी ये होती है। मैंने समझ में आया सुकोशल और सुकुमाल की माँ बनने जैसी, कि हमारा बच्चा भगवान न बन जाए, मोक्ष मार्ग में ना चला जाए। इसलिए मैंने बहुत सोचने के बाद एक पैटर्न सोचा है। मैं नहीं मानता हूँ कि आप मान पाओगे मेरी बात, लेकिन सही बात ये है कम से कम घर में 4 बच्चे हों तो माता पिता निश्चिंत हो सकते हैं। बाय द वे एक बच्चा पढ़ लिख करके अमेरिका चला जाता है। आज आप देख ही रहे हो जैन समाज के बच्चे लगभग बहुत ब्रिलियंट होते हैं, तेज होते हैं पढ़ने लिखने में, और माँ बाप भी खूब जान लगा के पढ़ा भी देते हैं उनको, और वो अमेरिका चला जाता है। गुजरात का तो मैंने बहुत सुन रखा कि हर तीसरा मेंबर गुजरात का। माने इसका दुख ये है कि एक बहुत बढ़िया फैमिली, अरबों रुपए हैं इनके घर में, घर का बहुत बड़ा आलीशान मकान है। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, डॉक्टर हैं और 98 साल की उम्र में, जब भुज का कंप आया था ना, भुज का भूकंप, उस समय उनका मकान भी क्रैक हुआ था। लेकिन पति पत्नी 80-90 साल की उम्र में उस समय अपने घर में थे। बेटा तो भी नहीं आया और आखिरकार दोनों एक्सपायर हो गए आज की तारीख में, लेकिन बेटा अब भी नहीं आया। मैंने एक बेटा होगा चला गया अमेरिका, तो आप घर घर जाके देख लो हो क्या रहा है। अब बच्चों को ये लगता है बच्चे तो आते ही नहीं है, अब हम करें क्या। अब दूसरी तरफ से जाके देखो, एक बच्चा हो पढ़ लिख के अमेरिका चला जाए, एक आध बच्चा आपके पास रह जाए, एक आध बच्चा हमारे पास आ जाए मैंने जैन शासन की सेवा में आराधना का मन हो तो आ जाए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। क्यों? जैन शासन को चलाने के लिए आचार्य भी चाहिए, उपाध्याय भी चाहिए, साधु भी चाहिए, आरिकाएँ भी चाहिए, श्राविकाएँ भी चाहिए, श्रावक भी चाहिए, ब्रह्मचारी त्यागी व्रती भी चाहिए, और ऐसा भी बालक चाहिए जो स्मारक में पढ़ करके विद्यालय का शास्त्री बन जाए। आज आप क्या समझ रहे हो, यदि इस कैंपस में आज इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो हमारे स्मारक के शास्त्री की वजह से हो रहा है। इन लोगों ने जो शास्त्री किया है, उन्होंने जो गंगा फैलाई है, राकेश जी ने और विपिन जी ने, और हमारे और बहुत विद्यार्थी यहाँ पर, आज उन्हीं की वजह से इतना अपना एक माहौल बन गया। नहीं तो इस परिसर में कौन कल्पना कर रहा था। आज इतना बड़ा संकुल आप बनाने जा रहे हो, वो वाला भी बड़ा वाला, तो वो भी इस आधार पर कि हमारे पास शास्त्री हैं। आज इतने लोगों के भी बैठने की कल्पना हम नहीं कर सकते थे। तो हमें सर्वांग सोचना चाहिए। अब 3 बच्चों की बात हो गई, अब मान लो चौथा बच्चे की बात क्यों कह रहे हो पंडित जी आप। एक आपके पास रह गया, एक अमेरिका चला गया, एक धर्म में चला गया, एक रिस्क के लिए रखो बाई दबे एक्सीडेंट हो जाए, एक आध ऊपर चला जाए, बीमार हो जाए, बाई दबे नहीं हो, वो तो मैं नहीं चाहता कि हो जाए, लेकिन रिस्क तो रहती है ना। एक आध रिस्क के लिए होना चाहिए, कवरिंग भी होना चाहिए थोड़ी बहुत रिस्क कवर करने वाली बात। एक आध बच्ची हुई तो ससुराल चली जाएगी। तो मेरा माने सोच ऐसा है। आपको इसके बाद मेरे जो पैटर्न, मैंने क्या कहना चाहिए, पैटर्न पसंद नहीं आया है, आपकी मर्जी है, लेकिन ये पलायनवाद है ना, इसलिए हम इसको पसंद नहीं करते। कौन बच्चों को पाले, झंझट माले। इसी में एक बात और जुड़ जाती है, बच्चे घर में आए और हम चेक कराने पहुंच गए, ये बात बहुत दुखद है। आप बड़ी मुश्किल से, कोई जीव बड़ी मुश्किल से अनंत भव क्रॉस करने के बाद अनंत भवों का पुण्य हो जो जैन कुल में जन्मे। आपको नहीं मालूम आपका बालक, आपकी बालिका आचार्य बन सकते हैं। आचार्य कुन जैसा उपकार कर सकते हैं, वे कांजी स्वामी जैसा उपकार कर सकते हैं, वे तमाम आरिकाओं जैसा उपकार कर सकते हैं, साधु साध्वी जैसा उपकार कर सकते हैं, ब्रह्मचारी त्यागी व्रती हो सकते हैं। देश के लिए यदि हम वहाँ की भाषा में कहें तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक दे सकता है, कोई डॉक्टर दे सकते हैं आप, बहुत बड़ा देश के लिए। अरे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकता है। मैंने लौकिक की तरफ से कह रहे, हमारी तरफ से कहेंगे तो हम धार्मिक कहेंगे।
हमारे गुरुजी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, सुनने जैसी बात। कई बार लोगों को ऐसा लगता है 4 बच्चे आ जाएंगे तो फिर पालेंगे कैसे, फिर खर्चा बहुत है पंडित जी, एक एक बच्चे को पढ़ाने में 1-1 करोड़ लग जाता है। अब इसमें एक नई ट्विस्ट आ गई, समझ लीजिए, शिक्षा। एक दिन हम शिक्षा प्रणाली पे पूरी चर्चा करना चाहेंगे, अभी उसको नहीं छेड़ना चाहेंगे। शिक्षा प्रणाली में बच्चों की शिक्षा और बच्चियों की शिक्षा, इस पर तो बिल्कुल संसद बैठनी चाहिए अपन लोगों की। हमें निर्णय करना चाहिए हम पढ़ा क्या रहे हैं। आपके दुख का मूल कारण वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है। मैं कुल 2,500-3,000 रुपये लगे मेरी पढ़ाई के, 2,500-3,000 रुपये टोटल, और मैं डबल एम मास्टर हूँ। मतलब डबल मास्टर मैंने M.Com और MA मैंने पढ़ाई कर ली पूरी, मेरी पूरी पढ़ाई हो गई। और आजकल की तारीख में 7% बच्चों को इंजीनियरिंग में नौकरी मिल रही है और 93% बेरोजगार है। लेकिन एक एक बेरोजगार बच्चा 40-40 लाख का, 50-50 लाख का है, 60-60 लाख का है, और उसने ट्यूशन कोचिंग में बहुत खर्चा किया हो तो 1-1 करोड़ का है। एक एक डॉक्टर बन रहा है। हमारे ज़माने में डॉक्टर मुश्किल से 10-5 हज़ार रुपये में बन जाती, 10-5 हज़ार रुपये। आजकल तो 60-70 लाख रुपए तो व्यापम में डोनेशन दे देते हैं। 60-60 लाख, 1-1 करोड़ रुपया तो डोनेशन सीट मिल जाती है। मैंने आज की तारीख में कितना भी कम खर्चा करो तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए से कम का एक डॉक्टर नहीं बन रहा। पहले अपन ये तो नक्की करो हमें पढ़ाना क्या है। ऐसी शिक्षा प्रणाली है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, आप चाहें तो हमारे जो राष्ट्रपति थे कलाम साहब, आप उनके विचार पढ़ लीजिए। हमारे बापू गांधी जी के विचार पढ़ लीजिए आप। गांधी जी इसको कहते थे अर्थकरी विद्या, माने पैसा कमाने वाली विद्या। कलाम साहब कहते हैं कि आज की शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष है कि इसमें नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। मैंने बहुत खराब, मैं थोड़े 2-4 एग्जाम्पल दूं तो जल्दी समझ में आ जाएंगे आपको बात। जैसे ये छोटे छोटे बच्चे ना, ये छोटे छोटे बच्चे ये मोबाइल ग्रैंडफादर से बढ़िया चला लेते, तो ग्रैंडफादर मालूम इन बच्चों को, बेटा इधर आना चिंटू, क्या हुआ बेटा, ये कहाँ से चालू होता है। तो इतना सा बच्चा जो कक्षा 1-2 पढ़ रहा होगा या नर्सरी पढ़ रहा होगा, उसके बोलने की टोन देखो आप कितनी अविनयशील होती है। और वो दादा आपको इतना भी नहीं आता, बच्चा ऐसे बोलता है देखो। मैंने उसको ऐसा लगता है मैं सब जानता हूँ, ग्रैंडफादर कुछ नहीं जानते। मेरे चाचा जी पढ़े लिखे ऑफिसर थे और उनका बेटा 6ठी-7वीं पढ़ता था जिस समय। उस समय चाचा जी ने बेटे से कहा कि अपन अपने, जैसे तुमको मैं अच्छा लगता हूँ ऐसे मेरे को मेरी पिताजी अच्छी लगती है, जैसे तुमको मैं अच्छा लगता हूँ ऐसे मुझे मेरी पिताजी अच्छी लगती है। इस बार अपन आपके दादा को, ग्रैंडफादर को ले चले अपने साथ। तो 6ठी पढ़ने वाला बच्चा जो बोला वो मैं बताता हूँ आपको। उस समय नहीं, ग्रैंडफादर को नहीं ले जाना, कितना अगली लुकिंग है, कितने भद्दे लगते हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते, मेरे फ्रेंड क्या बोलेंगे, पापा आपके पापा कितने गंदे हैं, कितने वृद्ध आदमी है, तो वृद्ध हो तो वृद्ध के तरीके से होते हैं। मैंने वो बच्चे ने ऐसा बोला और चाचा जी एक दिन के लिए भी जिंदगी में अपने साथ नहीं ले गए। मैंने बच्चों के पढ़ने की स्टाइल कुछ ऐसी हो गई। आप देख लो आज घर घर में एक झगड़ा है। जिस तरह की पढ़ाई हो रही है उसमें बच्चे अपने मम्मी पापा से सलाह लेना, अनुमति लेना, विनय सहित आज्ञा मांगना ये तो भूल ही गए। यदि थोड़ा भी समर्थ है बच्चा तो ऐसे बोलता है, पापा आज मैं लेट आऊँगा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। वो भी बहुत अच्छा बच्चा हो तो हाँ, मैंने अनुमति नहीं ले, पिताजी मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, इस प्रयोजन से जा रहा हूँ, मेले में जा रहा हूँ या ऑफिस में जा रहा हूँ, पार्टी में जा रहा हूँ या क्लब में जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, वो बच्चे से पापा से पूछता नहीं है। और यही हाल बच्चियों का है। मैंने वो पूछना ही नहीं चाहते। पूछना माने उन्हें ऐसा लगता है जैसे जेल में बंद, क्यों पूछे, क्या हम समझते नहीं हैं। अब आप कल्पना करो रामचंद्र जी का जीवन चरित्र कैसा है, पढ़े लिखे उसका नाम था। ध्यान रखना, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, पढ़ाई शिक्षा का फल ये होना चाहिए कि बच्चों में विनय आए, सेवा भावना बढ़े, माता पिता की समाधि कराने का भाव हो, उन्हें निराकुल रखने का भाव हो,
उनके चरणों में अपना जीवन यापन करने में उन्हें अपनी महानता भासित हो, गरिमा भासित हो, समाज में अपना स्थान बनाने में गौरव लगे। अब जी बातें आज खत्म होती चली जा रही। तो शिक्षा प्रणाली एक तरफ महंगी हो रही है और ये चीजें सीखने को मिल रही हैं बच्चों को। आज की तारीख में शिक्षा प्रणाली मुझे ज़्यादा कहना तो नहीं, लेकिन बीच में बात आई इसलिए मैं कह रहा हूँ। मेरी बहुत सारे बच्चियों से हॉस्टलों में बात होती है। हॉस्टलों मतलब आत्मा आरती ट्रस्ट में जाना होता है, उदयपुर में होता है, और भी समाज के बच्चे मिलते हैं। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ आप क्या पढ़ना चाह रहे हो, कैरियर क्या बनाना चाह रहे हो, तो वही बताते सारे हम सीए बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते। तो मैंने पूछा उनसे कि क्या आपका हस्बैंड नहीं कमाएगा, आपको ही कमाना पड़ेगा सब कुछ, फिर रसोई कौन बनाएगा, बच्चों को कौन पालेगा, सास ससुर की सेवा कौन करेगा। माने बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला पार्ट तो कोई पूछता ही नहीं। तो बच्चियां मुस्कुरा के कहती हमें ऐसा घर नहीं चाहिए जिसमें सास ससुर हो। आजकल की बच्चियां साफ कह देती जेठ वगैरह हो तो हमको शादी नहीं करना, हमको ऐसा आदमी चाहिए जो अकेला रहता हो। लेकिन भाई अकेले रहोगे तब आपको पता क्या होगा, आपके सील पर 100 अफसर होंगे, 1000 अफसर होंगे। अकेले नहीं रह सकते आप। पति एक्सपायर हो जाएगा फिर क्या करोगे, पति बीमार हो तो क्या करोगे, बच्चे होंगे तो क्या होगा, और आस पड़ोस की नजरें खराब होंगी तब क्या होगा। लेकिन उस तरफ दृष्टि नहीं जाती। ये मैंने कहा कि दृष्टांत दी पलायनवाद की, ये पलायनवाद के दृष्टांत हैं सारे। माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते, बहुत बड़ा पलायनवाद है। सास ससुर की सेवा के नाम पर तकलीफ है, बहुत बड़ा पलायनवाद है। और बहुत बड़ा बच्चों का पालन नहीं करना चाह रहे, ये पलायनवाद है। और आप देखते जाओ जैसे जैसे पढ़ लिख कर तैयार हो रहे हैं, बच्चों की क्वालिटी सोशल नहीं बच रही है, सामाजिक धार्मिक नहीं बच रही है, और उसी का फल आ रहा है कि स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब हमें इस बात में खुशी हो रही, नागपुर में कौन सा ओल्ड एज होम बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट भी गर्व से कहती है हम इसके लिए सुविधाएं देने वाले हैं, बढ़ाने वाले, और लोग खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, हाँ ये ओल्ड एज होम बहुत अच्छा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको। पूरे हिंदुस्तान में एक भी ओल्ड एज होम नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में माता पिता की सुंदर समाधियां हुआ करती थी, घर घर में चर्चा हुआ करती थी, अरे भैया उनकी बहू ने बड़ी सेवा करी। अब ये बात उल्टी हो गई। अब ओल्ड एज होम, और ओल्ड एज होम से चले जाते हैं आईसीयू में। आईसीयू तो समझते ही होंगे आप लोग, नोबडी कैन सी यू। आप ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं, मैंने नमोकार मन सुनने का भी स्थान नहीं बचता वहां पर। तो इन बातों की एंगल से आप सोचिए कि हमारी जीवन जीने की कला कैसी होनी चाहिए, विधि कैसी होनी चाहिए। एक बात पूरी हुई। अभी दूसरी बात, बच्चों की ड्रेस, दोनों की ड्रेस के बारे में कहना है मुझे थोड़ा सा। इस संस्कार देने की बात है। दुख इस बात का है, मेरे पेरेंटिंग वाला यदि आप लेख पढ़ोगे तो उसकी पहली लाइन लिखी है मैंने, बच्चे निर्दोष हैं उन्हें बिगाड़े नहीं। पहली लाइन है, बच्चे निर्दोष हैं उन्हें बिगाड़े नहीं। मैं बिगाड़ने के बहुत सारे एग्जाम्पल उसमें लिखे मैंने। छोटा सा बच्चा नहीं कहता आप हमें स्लीवलेस कपड़े पहनाओ, छोटी सी बच्ची नहीं कहती आप हमको विदेशी हीरोइन की तरह सजाओ, बाल काट दो या फला कर दो, या चाय जैसे कपड़े पहनाओ, या चाय जैसा मेकअप लगाओ। ये छोटे बच्चे होते हैं 2 साल का 1.5 साल का, वो नहीं कहता आप हमारे लिए मोबाइल दीजिए खेलने के लिए। लेकिन जरा बच्चा रोया और मोबाइल पकड़ा दिया। ये बिगाड़ने की स्टाइल बता रहा हूँ। हो सकता है इतना सा 2 साल का बच्चा मोबाइल में देखने के नाम पे चुप हो जाए, लेकिन बच्चे की आंख खराब होएगी, बच्चे की आदत खराब हो जाएगी। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि जब बड़े होने पर लोग कहते हैं पंडित जी हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, उसे कैसे सुधारें। तो मैंने कहा बच्चा नहीं बिगड़ रहा है, आप बिगाड़ रहे हो उसे। बहुत सरल दृष्टांत दूँ आपको। आपके पास 6 महीने का बच्चा हो, उसने कभी कंप्लेंट नहीं की कि दूध में शक्कर नहीं। दूध में शक्कर डालना हमने सिखाया उसे। बच्चे को आप ककड़ी पकड़ा दो, सीधे मुंह में डाल देगा, एक बार भी रोता हुआ नहीं चेहरा दिखाई देगा। वो ये नहीं कहेगा मुझे जीरा मन चाहिए। माने मैं कहूँ एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो साधुओं जैसा रस परित्यागी होता है।
वो कोई भी चीज़ आप उसे दे दो, वो उसकी कंप्लेंट नहीं करता है। टॉफ़ी खाना आपने सिखाया उसे, बिस्किट खाना आपने सिखाया, आइसक्रीम खाना आपने सिखाया। मेरा मतलब है कि आप जो सिखाओगे वो सीखेगा वो। तो कपड़ों के मामले में मुझे कहना है, मैं फिर कहता हूँ, हो सकता है मेरी बात आपको समझ में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप टेलीविज़न देख रहे हैं, आप इंटरनेट देख रहे हैं, आप दुनिया देख रहे हैं। मैंने कितना दुखद लगता है आज की तारीख में। मैंने सबसे पहली बार हस्तिनापुर में गया और कुछ महिलाएं, मैंने विदिशा में तो कभी ऐसी महिलाएं देखी नहीं थी ऐसी ड्रेस में। तो वहाँ पर वो क्या कहलाती है, वो सलवार और क्या पहनती हैं, सलवार और ऊपर पहनती हैं समीज, क्या कहते हैं, कमीज, जो भी कुर्ती पहनती हैं, जो भी कुछ, और सिर पे उसी तरह का, बिल्कुल पंजाबी जैसे लग रहे थे सब लोग। तो उन्होंने पूछा कि आपने सुमित प्रकाश जी को देखा है यहाँ? तो मैंने सोचा जी पंजाबी लोग सुमित प्रकाश जी को क्यों ढूंढ रहे हैं। अब वो मेरे से पूछ रहे। हाँ, तो मैंने कहा आप लोग कौन हैं? तो अब उनका लहजा तो वही होता है बोलने का, वैसी ड्रेस पंजाबी जैसे। मैं बिल्कुल नहीं पहचान पाया कि ये जैन लोग हैं। खैर, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। तो फिर वो प्रवचन वगैरह सुना, तो उन्होंने कहा अच्छा आप ही हो? तो मैं ठीक है। आपके समझ आया? मैंने पहली बार वो ड्रेस देखी। अब तो आजकल कितना दुखद लगता है, एक बहू वो पहनती क्या कहलाती है, जीन्स, और ऊपर क्या पहनती है, वो जो भी बनियान टी शर्ट टॉप कह देते हो, बनियान पहन लेती हो। अब मैंने क्या कहें, मैंने किन शब्दों में इस बात को कहें कि स्त्री के लिए आंचल एक बहुत कीमती चीज़ है, लेकिन उसका अति पता नहीं, वो दुपट्टी गायब होता चला जा रहा है। फिर आप ही कंप्लेंट करोगे, लोग हमें हैरान करते हैं, देखते हैं, छेड़ते हैं, फला करते हैं, ये करते हैं, वो करते, लेकिन ये गलती हमारी तरफ से स्टार्ट हुई। बच्चे नहीं मांगते। मैं क्या, इतने से बच्चे, आप मेरी बात मानो, आप ड्रेस के बारे में इंटरनेट पे सर्च करो, जितने लोग इस कपड़े पहनते हैं नीचे जीन्स वगैरह, जीन्स 90% लोगों के लिए ऑक्सीजन ही नहीं जाती वहाँ तक। पसीना आता है तो वहीं जब्त होता जाता है, फंगस होती जाती है, ईचिंग होती जाती है, बीमार होते चले जाते हैं, और इसके बावजूद भी वही कपड़े पहने जा रहे। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कपड़ा पहनने का उद्देश्य दिखाना है या शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, सील की रक्षा करना है। मतलब हम कपड़े पहनते काहे के लिए हैं? अब वो कपड़े ऐसे हो गए। आप देखो, क्रिकेट के खिलाड़ी अभी भी कॉटन के कपड़े पहनते हैं, नीचे ट्राउज़र होता है और ऊपर इतना ढीली शर्ट होती है आराम से खेल सकें। जितने खेल वगैरह हैं सब कॉटन पहनते हैं, ये लोग जीन्स क्यों नहीं पहनते? अब मैं जीन्स की अकेली बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सब कपड़ों के बारे में कहना चाहता हूँ जो देखने में, पहनने में और स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते, सील के लिए अच्छे नहीं होते। अब ये संस्कार पेरेंटिंग की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी। हम बच्चों को पहले ही बताएं। आप चाहें तो हमसे और जानकारी ले लें। जीन्स का कपड़ा सबसे पहले इसलिए बनाया गया था, इसकी हिस्ट्री पढ़ लेना जाकर के आप, कि जो लोग बहुत काम करते हैं ना, मशीनें, बड़ी बड़ी भारी मशीनें उठाना रखना, ज़मीन पर लेटना, कार के नीचे लेट करके, सड़क पर लेट करके काम करना, ऊपर चढ़ चढ़ करके काम करना, तो उन लोगों के लिए जीन्स का आविष्कार हुआ है। मोटे टाट पट्टे जैसी, कभी धोना ना पड़े, भारी धोने में पड़े, वो ऐसी इसलिए बनाई थी। और उसमें इसलिए पॉकेट लगाई थी, दो इधर दो इधर, दो इधर दो इधर, दो इधर, ऐसे जगह जगह क्यों लगाई गई थी? अब इतने ऊपर वो चढ़ गए तो वहीं कहीं उन्हें पेंचकस निकाल लिया या खुरस लिया, यहाँ से वो निकाल लिया प्लास, यहाँ से कर लिया। फिर कोई जितने औजार चाहिए थे उन्होंने तो अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाई थी वो पॉकेट। लेकिन अभी तो फिर भी पॉकेट कम हो गई। थोड़े ही समय पहले हम देखते थे बच्चों की लंबी चौड़ी पॉकेट, इधर से इधर, 3-3, 6-6, 8-8, काहे के लिए भैया? बैठने में मुश्किल, बच्चे बैठ नहीं पाते। अब मुनि भगवंतों के सामने, मंदिर के सामने जाकर के बैठ ही नहीं सकते बेचारे, वो आड़े टेढ़े बैठेंगे, फिर वो कमर तो खराब होना ही है, पैर और घुटने तो खराब होने ही है, बाकी अंदर का स्वास्थ्य, स्किन डिसीज तो होनी है। ये लड़कों के लिए कह रहा हूँ, बच्चियों के लिए मेरे को तो कहने में भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी बात ज़रूर बताना चाह रहा हूँ। बच्चों को संस्कार यदि आप सही नहीं दोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी।
और आप सब प्रॉब्लम में रहेंगी जब श्रावक, तो जैन समाज की हानि तो होगी, जैन धर्म की उन्नति नहीं हो सकती। तो बच्चियों के कपड़े ये ध्यान रखना। और बच्चों के कपड़ों में मुझे एक बात और कहनी है थोड़ी सी। बच्चे जो बैठे हैं अपने गुरुकुल के, विद्यापीठ के बच्चे हैं, सब लोग ध्यान से सुनना बेटे। हो सकता है मैंने पहले भी कहा हो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, बच्चे यदि अंदर बनियान ना पहने और शर्ट ना पहने तो पैंट इतने नीचे सरक गए हैं वो देखने में अच्छे नहीं लगते। अंडरवियर इतनी छोटी बनने लगी हैं कि यदि मम्मी भाई भी घर में, बहन किसी के सामने यदि भाई जब कपड़े बदलना हो, पैंट चेंज करना हो, तो शर्म की बात हो जाए। झुक नहीं सकते, आजकल के बच्चे झुक नहीं सकते। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे जा रहे हों और यदि शर्ट ना हो तो आप देखो क्या स्थिति होती है। तो बच्चों के लिए सबको ध्यान रखना कि इन इस तरह के कपड़े नहीं होना, बच्चियों के लिए भी ऐसे कपड़े नहीं होना। फिर से एक बात मैं कहता हूँ, आप सब समझ लेना, फिल्मी हीरो हीरोइन हमारे आदर्श नहीं है। क्या बोला हमने? फिल्मी हीरो हीरोइन हमारे आदर्श नहीं है। वे तो करोड़ों रुपए का वो पैसे लेते हैं, वो मॉडलिंग करते हैं, मॉडलिंग, और उनको तो पिक्चरों में काम करने पर उन्हें तो सब पैसे मिलते हैं, कपड़ों के भी पैसे मिलते हैं उन्हें। तो खिलाड़ियों को खेलने के पैसे मिलते हैं। क्या क्या तुम्हारी जैसा 6-6 करोड़ 10-10 करोड़ में कैसे बिक जाते हैं खिलाड़ी। उनको तो मॉडलिंग और प्रचार करना है। लेकिन हम इन बातों को जरूर समझें। कुल मिलाकर इतना मुझे कहना है कि ये अवेयरनेस पेरेंटिंग की है, मैंने माँ बाप की है। हम बच्चों को कुछ पेरेंटिंग करें उससे पहले हमें समझना चाहिए कि बच्चों की ड्रेस कैसी हो, खान पान कैसा हो, खेल कूद कैसा हो। अभी खेल कूद के संस्कार की बात करो, समझ ही गए होंगे आप लोग। बच्चों की बीमारी की मूल जड़ है कि आउटडोर गेम खत्म होते जा रहे, मोबाइल में गेम खेल रहे। इसका पीछे भी एक वो वाली बात फिर बताता हूँ मैं। हमारे ज़माने में तो हमने टीवी नहीं देखा, हमारे ज़माने में तो मोबाइल गेम वगैरह तो थे ही नहीं हमारे ज़माने में। लेकिन उसका एक कारण था, हमें मोहल्ले में इतने सारे बच्चे थे, और परिवार में और घर में ही इतने बच्चे थे, 4-4 6-6 भाई बहन होते थे, तो आपस में ही खेलते रहते थे, एक दूसरे का ध्यान रखते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे, एक दूसरे को पढ़ाते थे। आजकल के बच्चे जब अकेले होते हैं तो मम्मी के पास एक ही उपाय है, मोबाइल खेलो। अब वो बेचारा मोबाइल का आदी हो गया। मैंने अपने घर में देखा, भतीजा है, अकेला रहता है तो मोबाइल से खेलता रहता है। लेकिन जिस दिन 3-4 कजिन मिल जाते हैं, मोबाइल छूता ही नहीं है वो, और खूब खेलता है आराम से, आउटडोर गेम खूब खेलते हैं। तो बच्चों के खेल आपको सेट करने हैं। बच्चा क्या देखे टीवी पर, ये आपको सेट करना है। क्योंकि बच्चा केवल दृश्य नहीं देखता, पॉइंट नोट करना आप, वो सीखता है। क्या कहा हमने? जो कुछ वो देखता है वो सीखता है। हमें इस एंगल से देखना चाहिए। चलो थोड़ी आगे की बात करता हूँ। बच्चों को डराए नहीं। क्या बोला हमने? बच्चों को, आपको पता है सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में से पहला अंग कौन सा है? निसंकेत अंग। और निसंकेतता में एक बात आई, सप्त भयों से रहित। मुझे 2 बातें बतानी है इसमें भी। एक तो बच्चों को भय नहीं पैदा करें। भय का मतलब समझ गए आप? बचपन से ही बच्चा डरता भी हो ना, कभी सोचने में डर जाए, सपने में डर जाए, तो आप ये नहीं कहें अरे डर गया, इतना सा चक्कू रख ले, काला धागा बांध ले, मिथ्यात्व का संस्कार है बेटा, बोलो नहीं भूत आ जाएगा, चुप बाबा पकड़ ले जाएगा, ए पुलिस वाला ले जाएगा। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, हम भोजन करने जाते हैं और बच्चा डरता है बेचारा, बच्चा सामने नहीं आता, और जैसे जैसे आ भी जाता तो मम्मी कहती डमोकार मन सुना, तो डमोकार मन नहीं सुनाता, कविता नहीं सुनाता, वो डरता रहता एकदम। क्यों, ये डर क्यों रहा है? अरे पंडित जी बहुत तेज है, बहुत चालू, क्या कहलाता है ये, बहुत तूफानी छोक रहा है, पता नहीं आपके सामने नहीं बोल रहा भाई। तो मैंने कहा जरूर आपने इसे कहा होगा, चुपचाप बैठे रहे ना, पंडित जी आ रहे हैं तुमने कुछ किया तो पकड़ के ले जाएंगे पंडित जी मारेंगे, पंडित जी डांटेंगे। मैंने आपने बच्चे के सामने हमारी ऐसी इमेज खराब कर दी कि बच्चा हमें देखते ही डर जाए, हमें देखते ही सोचा जी पंडित जी कब घर से जाएं समझ गए होंगे? बच्चों को भय का संस्कार नहीं दे। मुझे इसमें एक बात कहनी है, यदि आप चाहते हो कि आपका बच्चा सम्यक दृष्टि हो तो बचपन से ही उसको सम्यक के संस्कार दो।
संस्कार की जो पुस्तक लिखी ना आपने, बहुत संस्कार सुधा निकाली जो, बहुत जोरदार है। वो सबको पढ़ने जैसी, उसकी प्रिंट निकाले और रखी हो तो सबको लेना चाहिए, घर घर तक पहुंचनी चाहिए उसको। सम्यक के संस्कार होने चाहिए। सम्यक संस्कार समझ गए? उसको ऐसे नहीं कहो बाबा आ जाएगा, भूत आ जाएगा। अरे यदि कोई सिखा भी दे ना कि भूत आ जाएगा, सुनो बेटा तुम पारसनाथ की संतान हो, आखिरकार भयंकर हारेगा, तुम नहीं हारोगे। तुम्हारे लिए सदाकाल नमोकार मंत्र शरण है। कोई भय लगे तो नमोकार मंत्र पढ़ो बेटा, कभी कुछ नहीं हो सकता। मैंने उसे निर्भयता की कहानियां सुनाओ, पारसनाथ की कहानियां सुनाओ, और ऐसी कहानियां और छांटो पुराणों में से। देखो बेटा सीता जी नहीं डरती थी, अग्नि में कूद गई थी, लेकिन देखो नमोकार मंत्र ने रक्षा की बेटी। देखो द्रौपदी का नमोकार मंत्र, देखो सील चीर बढ़ता चला गया। मैंने हमारा मतलब बच्चों को भयाक्रांत करने वाली कहानी नहीं सुनाई, ऐसी बात नहीं बताइए ये बेटा ऐसा हो जाएगा। मैं तो इस मामले में भी एक बात और कहना चाहता हूँ, आप बच्चे को समझाएं जरूर, लेकिन नरक का भय मत दिखाओ हर बात पर। आप बच्चों से वही पूछ लो, क्यों बेटा झूठ बोलने वाला कहाँ जाता है? नरक में, बस पक्का। 2-4 बार तो डरता है थोड़ा बहुत, इसके बाद तो बेधड़क कहता है नरक। देख लेना आप बोल करके, क्यों मम्मी हर बात पर, ए झूठा छोड़ोगे नरक चले जाओगे, ए भला करोगे पाप लगेगा नरक चले जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उसे स्वरूप समझाएं और उसे कहें बेटा ऐसा नहीं करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और बेटा सम्यक दर्शन प्रकट करोगे आत्मा में रमोगे तो मोक्ष जाओगे। फिर हो सकता है वो कभी पूछे ये नरक स्वर्ग और मोक्ष क्या होता है, पाठशाला में उसको उसका उत्तर मिल जाएगा। आप भी दे सकते हो। आपको मालूम ही होगा सारी दुनिया में फेमस है, मम्मी माता पिता एक बच्चे की पहली पाठशाला है। यदि आप सम्यक दर्शन चाहते हैं तो बच्चे से सम्यक दर्शन की बातें करिए, सम्यक का माहौल बनाइए, उसे भयभीत मत करिए। थोड़ी सी बातें और कर दूं, थोड़ी सी बातें, मिथ्यात्व के संस्कार नहीं डालना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बात बात में हम कहें ऊपरी आत्मा का असर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों के सामने 4 लोग भी ऐसी बातें मत करो, और कोई व्यक्ति अजैन बैठ करके ऐसी चर्चा करे तो उनसे उस समय बच्चे को हटा दो वहाँ से। क्योंकि बच्चा जब ऐसी बातें सुनता है ना, 4 लोग बोलते हैं अरे भैया वो पीर, अरे पैगंबर, और वो क्या कहलाता है वो पीपल का पेड़, बट का वृक्ष, वहाँ भैया रात को 12 बजे भूत घूमता है। ऐसी बातें मत करो, और झड़वा लो और फुकवा लो, ऐसी बातें मत करो बच्चों के सामने। बच्चे ध्यान रखना, बच्चे किताबों में से शायद हो सकता है 10-20 बार में सीखे, लेकिन माहौल से एक बार में सीख जाते। क्या बोला मैंने आपको? बच्चे माहौल में एक बार में सीखते। आप देख लेना, यदि आप डरते होगे तो आपका बच्चा भी डरपोक होगा, आप वीरता की बातें करोगे तो आपका बच्चा भी वीरता की बातें करेगा। संस्कार बहुत प्रकार के हैं, जैसे हमने भय की बात करी, ऐसे बहुत सारे। बोलो आप क्या क्या चाहते हो, तो मैंने तो लिस्ट बनाई, आपका तो लिस्ट पढ़ के सुना दूं, पूरे तो मैं सुनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। यदि आप चाहते ना बच्चे में 10 धर्म के संस्कार हों ताकि वो मुनि बनकर के मोक्ष जा सके, तो सुनो, आप क्षमा का वातावरण बनाइए, बच्चा क्षमा सीख जाएगा। आप विनय का व्यवहार करिए, बच्चा विनय सीख जाएगा। आप सत्य बोलिए, बच्चा सत्य बोलना सीख जाएगा। आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए माने सील की 9 वाणों का पालन करिए। बच्चों के सामने कुशील बातें नहीं करिए, अश्लील गाने मत गाइए, अश्लील हरकतें मत करिए, अश्लील दृश्य मत चलने दीजिए, अश्लील फोटो मत लगने दीजिए, बच्चा सीलवान हो जाएगा। मैं कह भी नहीं सकता हूँ, घरों में बच्चों को अपन बहुत छोटा समझते हैं, इनोसेंट समझते हैं, जैसे कुछ नहीं समझता। यहाँ से गंदे गंदे पोज लगे रहते फिल्मी हीरो हीरोइन के, अथवा और भी जो गलत गलत चीज़ें होती है सिम्बॉलिक, वो लगी रहती है। बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए। फिर कहता हूँ एक माहौल, एनवायरनमेंट जिसे आप कहते हैं, वो घर में होगा, बच्चा वही सीखेगा। आप मौन पूर्वक खाएंगे, बच्चा मौन पूर्वक खा के देगा। आपने देखा होगा कभी कभी जब मैं भोजन करने जाता हूँ या कोई विद्वान आते हैं घर में या मुनिराज आहार लेते हैं, आपने देखा है बच्चों को, उस दिन बच्चा मौन से खाता है, उस दिन वो थाली धो के पीता है, उस दिन कहता हम भी मुनिराज बनेंगे, मम्मी हमें पढ़ाओ। मैंने छोटे छोटे बच्चे, इसका क्या मतलब, बच्चे एक बार में सीखते हैं। इसकी बहुत सारी वीडियो है मेरे पास, कलेक्शन में रखी है। यदि मम्मी चिल्ला के बात करेगी तो बच्चा भी चिल्ला के बोलेगा।
और नहीं तो करके देख लो, यदि आप बच्चे से अच्छे, आइए बेटे भोजन कर लीजिए, नहीं मम्मी अभी भूख नहीं है, ऐसे बोलेगा। तुम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी रोटी खाओ, नहीं आ रहा है। माने आप चिल्ला के बोलोगे तो बच्चा चिल्ला के बोलेगा, आप प्रेम से धीरे से बोलेंगे तो बच्चा भी धीरे से बोलेगा। आप बच्चे से कहिए जाओ बेटा दादाजी को बुला लो भोजन कर लें, तो वो भी दादाजी मम्मी बुला रही हैं आपको भोजन करने चलो, ऐसे बोलेगा। और आपने कहा जाओ दद्दा से कहो रोटी खा लें, तो वही रोटी खाने का जल्दी चलो। समझ गए आप, माने जैसा आप बोलोगे बच्चा वैसा सीखेगा। इतने में बहुत कुछ कह दिया, जैसे आप खाओगे बच्चा वैसे ही खाएगा। मैं कई बार बड़े लोगों को देखता हूँ, छोटों से तो नहीं कह सकता इस समय, मैं बड़े लोगों को देखता हूँ पापड़ जैसी चीज तोड़ने के लिए दो ही हाथ, पापड़ तोड़ने में क्या रखा है, दो ही हाथ से तोड़ते। इतनी नरम रोटी बेचारी उसे दो हाथ से तोड़ रहे। यहाँ तक कि बर्फी खाना होगी ना तो बर्फी को भी दो हाथ से। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मुझे दो हाथ से भोजन करने का संस्कार अच्छा नहीं लगता। इसकी तकलीफ कब आएगी पता है, जब आप मेरे साथ भोजन करो या कभी बड़े बुजुर्गों के साथ भोजन करो या जो सोत का भोजन करते हैं उनके साथ भोजन करो। अब आपने ऐसा कर लिया, अब हमने कहा जरा चक्कू देना, तो आपने जूठे हाथ से चक्कू दे दिया, अब चक्कू जूठा हो गया। हमने कहा जरा पूरी का टिफिन देना, आपने पूरी का टिफिन दिया तो वही जूठा हो गया। अब हमने पूरी मांगी तो आपने उसमें हाथ डाल दिया, तो वो भी चला गया काम से। मतलब पीने का पानी आपने जूठा हाथ लगाया, अब वो पूरा जग जूठा हो गया, अब दूसरा व्यक्ति ले ही नहीं सकता उसमें से। जब आप बड़े लोगों के पास गुणवानों के साथ बैठोगे तब आपको शर्म आएगी। हॉस्टल में मैं हमेशा बच्चों को देखता हूँ, आपने देखा हो, मैं इन बच्चों के बीच में जब भी जाता हूँ शाम के टाइम भोजन करते देखता हूँ, तो मैं इन बच्चों को देखता हूँ तो मैं बच्चों को इशारा करता हूँ एक हाथ से खाइए। एक हाथ इतना अच्छा होना चाहिए कि जिस हाथ से आप कोई चीज़ ले सकें, दे सकें, परस सकें, ले सकें। अब ऐसी गंदी आदत पड़ जाती है ना, तो फिर वो अब बहुएं समझ लो जब ऐसे खाए पिए और सब जूठा कर दिया। मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक बहू थी, मुझे भोजन बना के करा रही थी, छोटा सा गांव था, कोई बात नहीं, ये तो सिंपल बात है, भोजन कराती हैं इस तरह से। लेकिन गलती देखो, जब गलतियाँ होती तो कैसे होती। उस बहू ने मेरी थाली पहुँच करके कपड़े से, चौके का कपड़ा है तो उसे थाली पहुँच कर उसने ज़मीन पर रख दिया कपड़ा, तो ज़मीन पर रख दिया, वहाँ तक तो चलो कोई बात नहीं। तो मैंने अब इशारा किया कि कपड़े को, इशारा मौन हो चुका था, मैंने कहा कपड़े को उठाना नहीं। बहू ने कपड़ा देखते से समझ गई कि ज़मीन पे नहीं रखना था, तो उसने उसे उठा के थाली में कनक में रख लिया, परात के अंदर, परात में आटा रखा हुआ था उसमें रख दिया। अब मैंने ऐसे किया क्योंकि मैंने सोचा था कि वो टच नहीं करें, अब पड़ा रहने दो, टच मत करना, दूसरा कपड़ा इस्तेमाल कर ले, लेकिन उसने उसमें रख दिया। अब जैसे ही मैंने सिर पर ऐसे करा तो अब वो और समझ गई, अरे अपन ने गलती कर दी, ज़मीन का कपड़ा इसमें रख दिया, इसमें नहीं रखना चाहिए था। तो फिर पंडित जी उठना मत प्लीज़, मैं दूसरा आटा उसन देती हूँ। तो उसने वही कपड़े का हाथ और वही कनक का हाथ, बिल्कुल सकरे हाथ, उसने आटे में डाल दिए। मैंने फिर हाथ ऐसे किया। अब मैंने कहा आप टेंशन नहीं करो, बिल्कुल, मतलब टेंशन क्या करो, मैंने इशारा किया कुछ मत करो, आप छुओ भी मत। वो दाल सब्जी वहीं रखी थी, चावल रखे थे, मैंने दाल सब्जी चावल परस लिए और चुपचाप खा लिया। मैंने कहा अब मेरा भोजन अच्छे से हो गया, डोंट वरी, आगे से सही रहना बस, छुट्टी। अब गलती कैसे होती समझ में आ गई कुछ। अच्छा खासा बूरा रखा है, सकरे हाथ बूरे में डाल दिए, पूरा बूरा सत्यानाश। सकरे हाथ घी में लगाए, 4 किलो का घी का टीन खराब हो गया। अरे पता ही नहीं लगती, छोटी छोटी बात है। इसलिए बच्चों को छोटे छोटे काम करने का संस्कार डालो। मैं इस मामले में सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हूँ मेरे घर में। क्यों भाग्यशाली? मैं सबसे बड़ा था घर में, और मम्मी को जब भी काम नहीं करना रहता था, कोई बात होती थी, तो मुझे छोटी उम्र से संवारो, छौंक लगाओ, 1 चम्मच से तेल डाल दो, ऐसे मैंने उन्होंने छोटे छोटे काम। अब बच्चे थे ना छोटे छोटे, गर्मी के दिनों में बाहर खेलने जाना नहीं है, तो मम्मी के साथ गेहूँ धुलवा रहे, पापड़ बेल रहे, फला कर रहे। मम्मी कहती एक काम करो, रसगुल्ला बनाना है, तुम माँ बाप को सही कर दो, तब तक हम ऐसा काम कर रहे, तुम जी शक्कर की चाशनी चला। ऐसे धीरे धीरे करके सारे काम सीख गए। तो उस समय डांट पड़ती थी, कोई चीज़ ज़मीन पर रख दी, चक्कू ज़मीन पर रख दिया। अभी बहुत लोगों की आदत होती है चक्कू ज़मीन पर रखने की।
अभी आपको ऐसा लग रहा है मैं घर की बातें बता रहा हूँ, लेकिन आपको मैं मंदिर की बात कहूँ, जो लोग घर में गलती करते वो मंदिर में भी गलती करते। मंदिर में क्या कहूँ आपको, ढोक दिया भगवान के सामने और ज़मीन पे हाथ रख के उठे और फिर भगवान का चेहरा स्पर्श कर दिया कपड़े से, पानी चेहरा पूरे स्पर्श कर रहे। मैंने आपने अपने ज़मीन के हाथ, पैरों के हाथ भगवान को लगा दिए। कपड़ा थाली में रखने के बजाय आपने उधर ही रख दिया और फिर उसी से इस्तेमाल कर लिया। मैंने ऐसी गलतियाँ बहुत होती हैं। तो बात छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है, और इसीलिए जब हम मंदिरों में जाते हैं तो बुजुर्गों का डर लगता है। हम समझदार लोग टोकते हैं, और उस समय आपको ईगो है, मैं तो बहुत बड़ा IAS हूँ, मैं तो कलेक्टर हूँ, ये मुझे टोकते कैसे हैं मंदिर में, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे भाव। अब देखो एक और क्या बात कहते हैं लोग, मेरे भाव तो सही हैं, गलती हो गई तो क्या हुआ, फल काहे का मिलेगा, फल तो भाव का मिलेगा। लेकिन भाई साहब, कोई आपके साथ ढंग से भोजन नहीं कराए तो आपको कैसा लगता है? केवल गलती की बात नहीं है, वो भी सामने वाला कि मेरा तो भाव अच्छा है। क्यों? कोई पैरों में हाथ लगा करके, चप्पल जूते में हाथ लगा कर आपको रोटी परसे तो आपको कैसा लगेगा? आपको ही बुरा लगेगा। इसका मतलब ये है कि भाव शुद्धि नहीं है, काय शुद्धि भी होनी चाहिए, मन शुद्धि भी, वचन शुद्धि भी और काय शुद्धि भी होनी चाहिए। समझ में आया? 10 धर्म की बात चल रही थी, 10 धर्मों के संस्कार डालो, सत्य बोलोगे सत्य के संस्कार आ जाएंगे। आपने देखा हो, आप लोग व्रत उपवास करते हो तो छोटी छोटी बच्चे कहते हैं, बच्चियां कहते हैं मम्मी हम भी उपवास करेंगे, तो बिल्कुल संस्कार डालो। आप जी मत करो तू 8 साल की है उपवास मत कर, भूखी मरेगी, रोएगी, ऐसे नहीं बोलो। आपको उपवास करना है जरूर करो बेटे, भूख लगेगी तो क्या करोगे, पूछो उसी से। हम नहीं खाएंगे, हाँ शाबाश, तेरी वीरता की बात है, नहीं खाना, लेकिन एक काम करो बेटे, भूख लगे तो दूध पी लेना। एक काम करो, 2 बार का नियम रख लो आज, जब 2 बार का बढ़िया हो जाए तो 1 बार का करना, अगली बार उपवास कर ले। मैंने उस बच्चे की भावनाएं मत तोड़ो आप। तो 10 धर्मों के संस्कार डालो आप, 5 पाप के अणुव्रतों के, 5 पाप के त्याग के अणुव्रतों के संस्कार डालो। अणुव्रतों का पाठ है मेरे पास, मैं आपको दे सकता हूँ, आप ले लीजिए, पढ़ लीजिए, सुनना हो तो सुन भी सकते हैं आप उसको, और क्लासेस में जरूर उसे पढ़ाएं। 5 अणुव्रतों के संस्कार बच्चों में जरूर डालना चाहिए। मुझे तो एक बहुत अच्छे याद आता है, अणुव्रतों का बहुत बड़ा आंदोलन चलाया श्वेतांबरों में, बहुत अच्छा काम है। हम सबको मिलकर के अणुव्रतों का प्रचार करना चाहिए। आज बात समझ में आ रही? तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं मैंने इसमें लिखी हैं। अभी अंधेरा ऐसा दिख नहीं है, मेरी टॉर्च कहाँ रख दी? हाँ ठीक है, लेकिन अभी टाइम भी हो गया, मैं आपको ऐसे और भी पॉइंट बताऊंगा। मैंने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की लिस्ट बनाओ और सही बात बताएं। एक मुझे क्या कहलाता है, गायत्री मंच कहलाता है, क्या कहलाता है, गायत्री यज्ञ, गायत्री पीठ वाले, उनका एक बहुत अच्छा स्लोगन है, हम सुधरेंगे और बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। सच्ची बात है कि बच्चों को कह के मत सुधारो, करके सुधार, अपन खुद करके दिखाओ। जो काम हम करते हैं बच्चे अपने आप करते हैं। एक अंतिम बात कह करके बात पूरी करेंगे अभी की। आपने देखा होगा, मम्मी रसोई बनाती तो बच्ची भी 33 खिलौनों से रसोई बनाती है। पापा यदि डॉक्टर है ना, और डॉक्टरों की बातें करते हैं, ऑपरेशन की बातें करते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे डॉक्टर का गेम खेलते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो 8-10 बच्चों को बिठा लेते हैं, बैठो, सिट डाउन, ओपन योर बुक, ए फॉर एप्पल, बच्चे वो पढ़ाई लगे। माने बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। अब बोलो आपको क्या बनाना है, बच्चों को कैसा बनाना है, ये हमारे हाथ में है। इतनी चर्चा अपन ने की है, समय आने पर और चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय। वस्त्र के संबंध में जो आपने चर्चा बच्चों के साथ में की है, हाँ जी, उसके साथ में आपने जवाबदारी पेरेंट्स पे डाली है। हाँ जी, इसके ऊपर जवाबदारी है, पेरेंट्स को कौन संभालेगा? उसी के लिए अपन ये चर्चा कर रहे हैं। पेरेंट्स यदि समझ जाएं तो बच्चे जरूर समझेंगे। देखो मैंने एक बात कहता हूँ, बच्चों को डरा धमका के, मार पीट के सिखाने का कोई रास्ता आज की तारीख में नहीं है। अब भय की माहौल नहीं बचा, अब है अवेयरनेस का। आप खुद, मैं तो बल्कि ये चाहूँगा कि ये सब टॉपिक लिख लो और महिला मंडल में इन पर एक क्या कहना चाहिए, निबंध प्रतियोगिता होनी चाहिए। वस्त्रों के उद्देश्य क्या है, वस्त्र पहनने के उद्देश्य क्या है और उनकी पूर्ति करने में कैसे वस्त्र सहायक है। यदि ऐसे ऐसे प्रतियोगिताएं हो जाए ना तो धीरे धीरे अवेयरनेस होगी। देखो मैं ये नहीं मानता हूँ कि लोग नहीं मानते हैं,
बात है कि समझदारी की चर्चाएं नहीं है। हमारे पंडित साहब एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, विश्व का अकल्याण गंदे लोगों से नहीं होता है, गलत लोगों से नहीं होता है, सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। क्या कहा हमने? विश्व का अकल्याण कहो, समाज की बुराई कहो, परिवार की बुराई कहो, जो सज्जन हैं, शिष्ट हैं, शिक्षित हैं, उनको ये आंदोलन चलाने चाहिए, उनको ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। मैं जानता हूँ 1% आपको पसंद आएगी, लेकिन हो सकता है कोई भव्य जीव हो और किसी का मार्ग प्रशस्त होना हो, इसलिए ये बात आ रही है। जो भी जीव अल्पकाल में मोक्ष जाने वाले होंगे, ऐसे जीवों के लिए तत्व चर्चा की गंगा बहती चली जाएगी। चारों अनियों की चर्चा होना चाहिए, इसलिए चरणानियों की मुख्यता से इस बार ये हम सारी बातें एक साथ रखना चाह रहे हैं। मैं बच्चों के संबंध में बहुत सारी बातें बताऊंगा अभी आपको, जो कभी नहीं बताई हैं। ऐसी चर्चाएं भी धीरे धीरे आएंगी, बहुत बढ़िया। और बच्चों को भी मैं अवेयर करना चाहता हूँ। और एक आजकल की तारीख में बहुत अच्छी बात है कि इनके बारे में सारे विचार आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हो। जैसे मैं जीन्स के बारे में कहा, बच्चियों के बारे में तो देख करके क्या कहें। फिल्मी हीरोइनों के मामले में एक ही लाइन कहता हूँ कि बेश्याएँ भी अपने भाई की मर्यादा रखती होंगी, लेकिन फिल्मी हीरोइन तो ना अपने भाई की, ना अपने बेटे की, ना अपने माँ बाप की, किसी की मर्यादा नहीं रखती, किसी की मर्यादा। माने गंदे से गंदे, हल्के से हल्के लोगों के सामने जिस तरह के कपड़े पहनना वो करना करते हैं, वो हमें तो सोचने में भी अच्छा नहीं लगता। एक बच्चा बोला हमारे पाठशाला में भोपाल में कि वो हीरोइन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा नाचती है, ऐसा ऐसा बच्चे बोले पाठशाला में। तो मैंने कहा अच्छा, यदि तुम्हारी सिस्टर उस स्थान पे नाचती, ऐसे ही कपड़े पहनती और ऐसे ही नहाने का दृश्य देती और ऐसे हीरो के साथ करती, तो आपको कैसा लगता? तो बच्चा एकदम बोला, हे गंदी बात, हमारी बहन को ऐसा नहीं करने देंगे हम। ये सच्ची घटना है भोपाल की, हम नहीं करने देंगे। तो मैंने जब अपनी बहन को अच्छा नहीं लगता तो उसको, वो भी तो किसी की बहन होगी बेटी, वो भी तो किसी की पत्नी होगी, वो भी तो किसी की माँ होगी। मैं आपको क्या कहूँ, पूरे बॉम्बे की जो हीरोइनें हैं, इनका एक लेख निकला था बहुत अच्छा। उन हीरोइनों ने ये कहा था, एक पीड़ा व्यक्त की थी कि लोग हमारी गलतियों की सज़ा हमारे बच्चों को क्यों देते हैं। आज कितना आसान लगता है लड़कियों को अफेयर की बातें करना, डेटिंग पे जाना, इसके साथ फ़ोटो खिंचवा लेना, उसके साथ उल्टे सीधे काम कर लेना, नाचना गाना। लेकिन जब इनके बच्चे होते हैं और स्कूल जाते हैं, तब सारे लड़के उनकी मजाक उड़ाते, तेरी मम्मी तो, तेरी मम्मी तो, तेरी मम्मी तो ऐसा ऐसा। तो वो पोज दिखा दिखा के तो बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। आप सोचिए, इस मामले में हमें बच्चों के सामने गलत आदर्श नहीं देने चाहिए। नेक्स्ट, सील की डेफिनेशन क्या है, मर्दों के लिए और औरतों के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, दोनों के लिए है। लिखित में दिया है मैंने पूरा, इसका पूरा लिखित में बहुत विस्तार से है। सीलवान दोनों को होना है। शेर सुदर्शन यदि सीलवान है तो बच्चियां भी है। मैंने इसलिए एक बात कही, बच्चियों के कपड़े हैं तो बच्चों के भी कपड़ों की बात की मैंने। ऐसे नहीं, मैं अभी थोड़े आने वाले समय में और कहूँगा। यदि आप मेरा अणुव्रत वाला देखें, वो 8 मूल गुण, 8 मूल गुण की चर्चा में लड़कों के लिए भी पूरी बातें बताई हैं। अभी मात्र कपड़े की बात कही। जैसे लड़कों के लिए ये बात मैं बहुत कहता हूँ कि बेटे, कभी भी माँ बहन की ऐसी सेक्सी गालियाँ मत बको। इतना बुरा लगता है जब कोई पुरुष अपनी बहन के सामने, माँ के सामने या किसी के भी सामने गाली बकते हैं। बहुत शर्म की बात, मैंने बिल्कुल असिस्ट है एकदम टोटली। ऐसे ही बच्चों के लिए मैंने एक बात कही, आप रावण बनना तो नहीं, लेकिन किसी रावण को सपोर्ट भी नहीं करना। यदि कोई आपसे कहता है ना मोटरसाइकिल दे दो, मैं आता हूँ, 500 रुपये दे दो जरा, एक आता हूँ, एक लड़की से मेरी डेटिंग चैटिंग चल रही है, जरा पैसे देना, मैं उसको गिफ्ट दे दूँ, आप ऐसे रावण का भी सहयोग नहीं करना। इस पर तो एक पूरी 1-1.5 घंटे का मैं लेक्चर करूँगा, यदि समय रहेगा तो सील के ऊपर पूरा 1-1.5 घंटे का लेक्चर करूँगा। और यदि आप लेना चाहें तो मैं उसके ऊपर लिखित है पूरा। मैंने लड़कों के लिए भी उतना ही लिखा है और बच्चियों के लिए भी, अपनी बच्चियाँ जानकर, अपनी बहन जान करके उनके लिए भी पूरी बात लिखी है। बहुत बढ़िया, पूरी चर्चा बाद में आ जाएगी इसकी। हाँ, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। आज की ये ज्वलंत समस्या है कि मोबाइल बच्चे बहुत देखते हैं। हाँ जी। और इसमें क्या होता है कि सुबह का भोजन तो बच्चे कर लेते हैं बिना मोबाइल की, क्योंकि उस समय क्या रहता है कि सूर्यास्त का कुछ चक्कर नहीं होता। लेकिन शाम का समय, हाँ यदि वो उनको हमें सूर्यास्त के पहले भोजन कराना है
तो बहुत जल्दी रहती है, और हाँ। वो उनको कोई धार्मिक कोई ऐसी कार्टून वगैरह जो बिराजी द्वारा हैं वो दिखाते हैं, और वो जल्दी से भोजन कर लेते हैं। और इस चक्कर में आपने बता तो दिया कि मोबाइल नहीं देखें, लेकिन उसका उपाय क्या करें? बच्चे कैसे बच्चा जल्दी भोजन कर ले? तो ये पूरा पार्लियामेंट का सब सवाल है। अपन सब मिलके डिस्कस करें, क्यों करना आपको, मेरे पास तो कोई है नहीं। है आपके पास, आप सबको मिलके सोचना ही। बच्चे, मैं ये कहता हूँ, केवल अवेयरनेस एक बहुत अच्छी चीज़ है, चर्चा बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा थोड़े से भी, कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ तो मैंने बता ही दिया। आपके घर में 4 बच्चे होंगे तो बच्चे व्यस्त रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, और बच्चों को कंस्ट्रक्टिव गेम दिलाइए आप। अब बच्चों के साथ यदि बच्चे अकेले हैं घर में, तो फिर मम्मी को उसके साथ खेलना चाहिए, पापा को खेलना। अब अपन क्या करते हैं, बच्चे को अकेला रूम में छोड़ दिया, अपन टीवी देखने लगे या सो गए, या उसको टाइम ही नहीं दे रहे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को या तो भाई बहनों का संग मिल जाए, या मोहल्ले के अच्छे बच्चों का संग मिल जाए, या फिर मम्मी 1-2 घंटे 3 घंटे उसके साथ खेले कूदे मस्ती करे, तो बच्चा कभी मोबाइल में नहीं जाएगा। बच्चों से अब है ना, आपको जकरबर्ग वगैरह ये जो भोजन करने बैठते हैं, तो इनके सामने किसी के पास भी मोबाइल नहीं होता। 1-1.5 घंटा भोजन करते हैं, उस समय हिस्ट्री पे डिस्कस करते हैं, कल्चर पे डिस्कस करते हैं, अच्छी बातों पे डिस्कस करते हैं। स्टीव जॉब्स वगैरह थे जो, और वो तुम्हारे एक और क्या नाम था उसका, स्टार प्लस का मालिक, अच्छा ही नाम था इसका, स्टार प्लस का मालिक था जो। तो वो, इन लोगों के घर में कोई चीज़ नहीं है जो आप कह रहे हो। स्टीव जॉब्स ने अपने बच्चों को आईपॉड तक नहीं दिया, कुछ नहीं। उसके वे लोग आउटडोर गेम खेलने जाते हैं, घूमते फिरते हैं, बातचीत करते हैं। देखो सीधी बात है, हम बच्चे की गलती नहीं कह रहे, इसमें पेरेंटिंग में आपकी बात कर रहे हैं कि आप बच्चे को टाइम दीजिए। बच्चे को आप टाइम नहीं देंगे तो बाद में वो आपको टाइम नहीं देंगे। आज आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, तो उस दिन की तैयारी कर रहे हैं आप, जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपका हाथ पकड़ के वो मंदिर लाएगा, आपको सेवा करेगा। इसके लिए हमें तैयारी रखनी चाहिए। और भी चर्चा करेंगे, और भी यदि कोई के विचार आते हैं तो अच्छे अच्छे लिख करके दीजिए, शेयर करने लायक होंगे तो यहाँ से भी शेयर करेंगे, और मैं उसको लिखित में भी रख लूँगा। मैं तो चाहता ही हूँ खोल के डिस्कशन हो। बहुत अच्छा लगा। और चर्चाएं बाकी हैं और पूरी नहीं हो पाएंगी, ये ध्यान रखना। इनकी गहराइयों में आपको जाना है। हाँ जी, वो बस वही तो बताया, वही अभी बताया। बैठें, एक साथ बैठें, भोजन करें, अच्छी अच्छी बातें करें। अरे बहुत काम है बच्चों को सीखने सिखाने के लिए, मैनर्स की बातें करें। मैंने एक वो बनाया, क्या कहना था, चार्ट, बच्चों को किस उम्र में कौन कौन सा काम कैसे सिखाया जाए, वो सब मैं बताऊँगा धीरे धीरे। अभी की चर्चा बहुत ही सुंदर चर्चा यहाँ हुई। हमारा देश विविधताओं भरा देश है, सबके रहन सहन खान पान बहुत विविधताएं हैं, और कभी कभी हम उसमें इतने आदतन हो जाते हैं कि हमारी वेशभूषा हमारे खान पान के अगेंस्ट कुछ बात आती है तो हमें वो पार्शलिटी में दिखाई देती है। हम अपनी भूमिका, अपना गुणस्थान, अपनी पारिवारिक परिस्थितियाँ, देश काल की परिस्थितियाँ आदि अनेक पहलुओं पर विचार करके व्यवहारिक जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी भावना है। देखो एक बात है, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, जो बात मैंने इशारे से की है शुरू से ही, कि आज स्ट्रेस हो क्यों रहा है, बाप बेटे के रिश्ते बिगड़ क्यों रहे हैं, परिवार उजड़ क्यों रहा है, तलाक हो क्यों रहे हैं, और भयंकर पीड़ाओं में गुजर रहे हैं। आज पहले की तुलना में पढ़ाई ज़्यादा है, कमाई ज़्यादा है, घर में संपत्ति ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रेस उससे कई गुना है। आज वो दृश्य नहीं दिखाई देते। पंडित साहब एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, मैं कह रहा हूँ आपके बीच में। जब भाई के लिए सत्ता छोड़ता है तो रामायण की रचना होती है, और जब भाई सत्ता के लिए भाई से लड़ाई करता है तो महाभारत की रचना होती है। बताओ आज ऐसे भाई कहाँ मिलेंगे हमें, ऐसे भाई कहाँ मिलेंगे जो सत्ता पैसे के लिए अपना सब कुछ छोड़ देवे भाई के लिए। माने ऐसे जो माहौल बदल रही है, हो क्यों रहा है। एक ज़माना था, आधी रात को भी विश्वास होता था, कोई आदमी आता था उसे घर में प्रवेश देते थे, सुलाते थे, भोजन कराते थे। और आज की तारीख में ये हो गया कि हमें भाई घर में ना आ जाए।
यदि थोड़े ही ज़्यादा दिन रह जाए ना कोई बच्चा, तो ऐसा लगता है, ऐसा ना हो कि अब जब हमारे कोई पालना पड़े। मैंने ये हो क्यों रहा है ऐसा? इसीलिए अपन ये सब चर्चाएं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आपको पॉजिटिव भी लगेगा, और चाहे 1% भी सुधार हो, लेकिन ये सुधार होना चाहिए और सुधार के लिए चर्चाएं होनी चाहिए। और भी आप समय का ध्यान रखिए। कल